या तो प्रीवियस क्लास हम लोग बात कर चुके थे कि रेजिस्टेंस मींस ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज आगे बढ़ेगा, वो पॉजिटिव कर्नल से और इलेक्ट्रॉन आपस में इन सब से टकरा टकरा के आगे बढ़ेगा, तो दैट ऑब्स्ट्रक्शन रिफर टू रेजिस्टेंस। लेकिन अब रेजिस्टेंस का एक मैथमेटिकल अप्रोच की तरफ बढ़ना है कि मैथमेटिकली रेजिस्टेंस को क्या कहेंगे। ओके, तो मान लो कि 10 वोल्ट अप्लाई करने पर ये रेजिस्टेंस सिर्फ 1 एम्पियर करंट फ्लो करने दिया। ठीक है, 10 वोल्ट अप्लाई करने पर ये रेजिस्टेंस सिर्फ 1 एम्पियर करंट फ्लो होने दिया, तो इसका रेजिस्टेंस को 10 ओम कहा जाएगा। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है बात करते हैं दोबारा। 10 वोल्ट अप्लाई किया तो करंट सिर्फ 1 फ्लो किया, तो वी विल से इट्स रेजिस्टेंस टू बी 10। हर एक वोल्टेज, हर 1 एम्पियर करंट फ्लो कराने के लिए कितना ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, ईएमएफ लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन को बहाने का फोर्स। ये पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ भी कहते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो कॉल्ड ईएमएफ। हर 1 एम्पियर करंट फ्लो कराने के लिए कितना ताकत लगाना पड़ेगा, कितना वोल्टेज लगाना पड़ेगा, कितना ईएमएफ लगाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस मैथमेटिकली उसी को लिया गया। हर 1 एम्पियर करंट फ्लो कराने के लिए जितना ज्यादा एनर्जी लगाना होगा, पोटेंशियल लगाना होगा फॉर ईच कूलम, मतलब उतना ज्यादा रुकावट है। सिंपली इस ढंग से भी समझ सकते हो, पिछले क्लास थोड़ा हम एलिब्रेट कर दिए, कंफ्यूज हो गए। चलो एक ही डायग्राम में बातचीत करते हैं आज। दिस इज क्वाइट क्लियर कि हर 1 एम्पियर करंट फ्लो कराने के लिए मुझे कितना ज्यादा ईएमएफ लगाना होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगाना। ठीक है, अगर कोई दूसरा तार है उसमें भी 1 एम्पियर करंट फ्लो कराने के लिए मुझे 1 एम्पियर करंट फ्लो कराने के लिए 1 एम्पियर करंट फ्लो कराने के लिए मुझे 20 वोल्ट अप्लाई करना पड़ा। इसका मतलब ज्यादा ताकत लगाना पड़ा, ज्यादा ताकत लगाना पड़ा मतलब रुकावट ज्यादा था, इसलिए ज्यादा ताकत लगाना पड़ा, राइट। अगर कोई दूसरा रजिस्टर वायर है उसके थ्रू 1 एम्पियर, सिर्फ 1 एम्पियर करंट फ्लो कराने के लिए मुझे 20 वोल्ट अप्लाई करना पड़ा। 20 वोल्ट अप्लाई किए तब जाकर के 1 एम्पियर करंट फ्लो, मतलब 10 वोल्ट अगर अप्लाई करेंगे तो आधा ही फ्लो करेगा। ठीक है, 1 एम्पियर फ्लो कराने के लिए 20 करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस 20 कहलाएगा। मतलब यहां से दुगना ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है। वही 1 एम्पियर करंट फ्लो कराने के लिए सिर्फ 10 वोल्ट यहाँ काफी है, और वही 1 एम्पियर करंट फ्लो कराने के लिए यहाँ 20 वोल्ट लगाना पड़ रहा है। मतलब इसका ऑब्स्ट्रक्शन कैपेसिटी ज्यादा है, ये चार्जेस को ज्यादा स्ट्रांगली रोक रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस इससे डबल। गेटिंग इट? और ये बात भी आप समझ सकते हो कि अगर हम सेम वोल्टेज यहाँ अप्लाई करें तो करंट आधा हो जाएगा, आधा एम्पियर ही फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये अप्रोच दिया गया रेजिस्टेंस। गेटिंग इट? एक मिनट क्या करना Yeah, I hope you are understanding it now. हर 1 एम्पियर करंट फ्लो कराने के लिए कितना ज्यादा वोल्टेज लगाना होगा। ठीक है, और अब अगर यहीं पर मैं वोल्टेज को बढ़ा दूं, ये बैटरी को बदल के दूसरा बैटरी लगा दूं 20 वोल्ट वाला, तो करंट कितना फ्लो करने लगेगा? 2 एम्पियर करने लगेगा। 20 वोल्ट अप्लाई करूंगा तो 2 एम्पियर करने लगेगा, लेकिन रेजिस्टेंस 10 ही कहलाएगा।
क्योंकि हर 1 एम्पियर करंट फ्लो कराने के लिए 10 वोल्ट लगाना पड़ेगा। 20 लगाओगे तो 2 अपने हो जाएगा। अगर वोल्टेज को तुम किसी तरह से बढ़ा दोगे, जैसे कि बैटरी बदल दी है, हायर वोल्टेज का बैटरी लगा दी, तो नो डाउट करंट भी यहाँ क्या होगा, 1 के बदले 2 हो जाएगा। मेरा बात समझ रहे हो? अगर हम पोटेंशियल 10 से बढ़ा के क्या कर दिए, 20 कर दिए, तो करंट 1 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन रेजिस्टेंस 10 ही कहलाएगा, क्योंकि ईच एम्पियर करंट का फ्लो कराने के लिए तो 10 ही लगाना पड़ रहा है। 2 एम्पियर करंट फ्लो कराने के लिए 20, मतलब 1 एम्पियर करंट फ्लो कराने के लिए 10, इसका रेजिस्टेंस 10 ही कहलाएगा। जब तक इसका लेंथ या थिकनेस नहीं बदलेगा ना, रेजिस्टेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज। रेजिस्टेंस फिजिकल डायमेंशन पर डिपेंड करता है। आर गेटिंग दैट? फिजिकल डायमेंशन एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। गर्म होने से भी क्या होता है ना कि कॉलिशन बढ़ जाता है, ज्यादा टकराने लगता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज गर्म हो जाने से। गेटिंग इट? तो फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, गर्म हो जाना, लंबा हो जाना, पतला हो जाना। हम हैमर से मार के पतला कर दिए तो करंट को बहने में और दिक्कत हो जाएगी, रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा। ठीक है? वोल्टेज बढ़ाने से रेजिस्टेंस नहीं बदलने वाला है। वोल्टेज बढ़ाओगे प्रोपोर्शनली करंट बढ़ जाएगा, और ईच एम्पियर करंट फ्लो कराने के लिए कितना वोल्ट लगाना पड़ा वो सेम रहेगा, जिसको कि मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। गेटिंग इट? ईच एम्पियर करंट फ्लो कराने के लिए कितना वोल्टेज लगाना होगा, दैट विल रिमेन द सेम, जिसे मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है? तो मैथमेटिकली रेजिस्टेंस कितना पेज में है? तो मैथमेटिकली रेजिस्टेंस क्या हो गया, हर 1 एम्पियर करंट फ्लो कराने के लिए कितना वोल्टेज लगाना पड़ेगा। शायद ये डेफिनेशन लिखवा चुके थे। रीड इट ऋषिका। Potential difference required across a conductor for unit current to flow through it is called as fire. वेल, कहाँ है? तो मैथमेटिकल डेफिनेशन में रेजिस्टेंस का लिखा चुके थे। आई रिपीट, अगर आपने से कोई नहीं लिखे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड, कितना वोल्टेज चाहिए, कितना वोल्टेज लगाना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड अक्रॉस अ कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा अक्रॉस ही होता है, यहाँ से यहाँ कितना पोटेंशियल डिफरेंस करना, मतलब यहाँ पे चार्ज कितना ज्यादा एनर्जेटिक होगा और वहां कितना कम होगा, उसका डिफरेंस होता है पोटेंशियल डिफरेंस। कम होगा तो वो चार्जेस को खींचेगा, और यहाँ पे ज्यादा होगा तो ये चार्जेस को ढकेलेगा, तब चार्ज इधर से भाग के उधर जा सकेगा। So the potential difference required across a conductor for unit current to flow through it is called resistance. Each ampere current flow कराने के लिए जितना वोल्टेज लगाना पड़ेगा। ठीक है? तो potential difference required for the flow of unit current is the mathematical value of the resistance. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बन सका? वेल, उसके बाद 1 ओम का डेफिनेशन क्या होगा? अच्छा, इन सब बातों से, ये सारी बात जो हम लोग की है, इसके मदद से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला फॉर्मुलेट हो रहा है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाई I। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? कितना वोल्टेज लगाना पड़ेगा फॉर ईच एम्पियर फ्लो ऑफ करंट। 20 लगाया तो 2 हो गया, डिवाइड करके पर एम्पियर निकला। 20 बाई 2 V बाई I, 20 बाई 2। गेटिंग इट? इस केस में 20 बाई 2 अगेन 10, रेजिस्टेंस 10। ठीक है? गेटिंग इट? तो V बाई I रेजिस्टेंस का मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा। कोई दिक्कत इस बात में? V बाई I रेजिस्टेंस का मैथमेटिकल फॉर्मूला। यूनिट क्या होना चाहिए, इस फॉर्मूला से निकल के आएगा। यूनिट ऑफ आर इस फॉर्मूला की मदद से होना चाहिए वोल्ट पर एम्पियर।
कितना वोल्ट लगाना पड़ेगा पर एम्पियर करंट फ्लो कराने। इसका रेजिस्टेंस हो गया 10 वोल्ट पर एम्पियर, मतलब पर एम्पियर करंट फ्लो कराने के लिए 10 वोल्ट। तो 2 एम्पियर करंट फ्लो कराने के लिए 20 वोल्ट, 3 एम्पियर करंट फ्लो कराने के लिए 30 वोल्ट, 30 अप्लाई कर दोगे तो 3 फ्लो करने लगे। ऑब्स्ट्रक्शन वही रहेगा, अब तुम ताकत ज्यादा लगा दोगे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने से चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, समझ रहे हो वंशिका? तो रफ्तार भी बढ़ जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन इन दोनों का रेशियो फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम। यहां वोल्टेज जितना गुना बढ़ाते जाओगे करंट उतना गुना बढ़ता जाएगा। इफ ऑब्स्ट्रक्शन रिमेन्स द सेम, इन दोनों को डिवाइड करके मिल रहा है ना आर, तो आर का फॉर्मूला बन गया V बाई आई, यूनिट हो गया वोल्ट पर एम्पियर। लेकिन वोल्ट पर एम्पियर को अगेन किसी साइंटिस्ट के ऑनर में ओम कहा जाता है। पूरा इलेक्ट्रिसिटी ऑनरेबल चल रहा है, हर यूनिट का ऑनर्ड यूनिट है, ऑनर बहुत दिया जा रहा है। वोल्ट पर एम्पियर का भी एक ऑनर्ड यूनिट ओम है यहाँ, ठीक है? तो वोल्ट पर एम्पियर या ओम, मतलब इसका रेजिस्टेंस को हम 10 ओम कह सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस को हम 20 ओम कह सकते हैं। समझ रहे बात को? इसका रेजिस्टेंस को 20 ओम का, दैट्स व्हाट यूनिट ओम हो गया। इसका सिंबल है ओम, वर्ड में भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। इट्स सिंबल इज क्वाइट लाइक दिस, ठीक है? कुछ इस ढंग से, ठीक है? दिस इज द सिंबल ऑफ ओम। स्ट्रिक्टली क्या है, बुक में डिजाइन देख सकते हो उसका, ओके? हम लोग ऐसे भी लिखेंगे चलेगा, ऐसे भी लिखेंगे चलेगा, ठीक है? स्ट्रिक्टली क्या है सिंबल, यू कैन सी इन द बुक, दिस सिंबल इज कॉल्ड ओम, ठीक है? गुड। नाउ 1 ओम कितनी रेजिस्टेंस को कहेंगे? एक तार 1 ओम का मतलब क्या हो गया? 1 वोल्ट पर एम्पियर। ओम किसका ऑनर्ड यूनिट है? ओम मतलब क्या? वोल्ट पर एम्पियर। ओम मतलब वोल्ट पर एम्पियर। 1 ओम मतलब 1 वोल्ट पर एम्पियर, मतलब 1 एम्पियर करंट फ्लो कराने के लिए अगर 1 वोल्ट अप्लाई करना पड़ा तो उस तार का रेजिस्टेंस सिर्फ 1 ओम कहलाएगा। एक तार का रेजिस्टेंस 1 ओम तब कहलाएगा जब इसके थ्रू किसी तार का रेजिस्टेंस 1 ओम तब कहलाएगा जब इसके थ्रू मुझे 1 एम्पियर करंट फ्लो कराने के लिए सिर्फ 1 वोल्ट अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? 1 एम्पियर करंट फ्लो कराने के लिए सिर्फ 1 वोल्ट अप्लाई करना पड़ेगा, इस तार का रेजिस्टेंस 1 ओम कहलाएगा। समझ रहे बात को? तो 1 ओम का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? वन ओम उस तार का रेजिस्टेंस है जिस तार के थ्रू 1 एम्पियर करंट फ्लो कराने के लिए 1 वोल्ट अप्लाई करना पड़ेगा। किसी तार के थ्रू, किसी कंडक्टर के थ्रू 1 एम्पियर करंट फ्लो कराने के लिए 1 वोल्ट अप्लाई करना पड़ा तो उस तार का रेजिस्टेंस को 1 ओम कहते हैं। तो डिफाइन 1 ओम, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुक में है, ओल्ड लेटर में लिखा हुआ 1 ओम मिला क्या? आई रीड इट। 1 ohm is the resistance offered by a conductor. 1 ohm is the resistance offered by a conductor. 1 ohm वो रुकावट है जो कि एक कंडक्टर कर रहा है, offered by a conductor when a current of 1 ampere flow through it such that the potential difference across its end is 1 volt. Is the resistance offered by a conductor so that 1 ampere current flows when a potential difference applied across it is 1 volt. 1 वोल्ट अप्लाई किया तो 1 एम्पियर करंट फ्लो करने दे दिया तो उस तार का रेजिस्टेंस, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम का है।
ठीक है, 1 वोल्ट अप्लाई करने पर 1 एम्पियर करंट फ्लो किया तो स्टार का रेजिस्टेंस 1 ओम कहलाएगा। कोई दिक्कत है रोशनी? स्टैंड प्लीज। कैन यू टेल मी वन थिंग कि अगर हम यहाँ 2 वोल्ट अप्लाई करें, ठीक है, एक तार 1 वोल्ट अप्लाई किया, 1 एम्पियर करंट फ्लो किया तो उसका रेजिस्टेंस 1 ओम। हम 2 वोल्ट अप्लाई किए, करंट 2 एम्पियर फ्लो किया तो रेजिस्टेंस फंस गई ना, फॉर्मूला में डालो, रेजिस्टेंस तो वही रहेगा। इसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा ना, ठीक है, रेजिस्टेंस तो वही रहेगा। रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ दैट, गेटिंग इट? रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ द टू। वोल्टेज को 2 करोगे, रुकावट रिमेनिंग द सेम, करंट तो बढ़ जाएगा। तो 2 वोल्ट अप्लाई किया, 2 एम्पियर करंट फ्लो किया तो भी रेजिस्टेंस 1 ओम ही कहलाएगा। इट इज अ रेशियो ना, हर 1 एम्पियर करंट फ्लो कराने के लिए कितना वोल्टेज अप्लाई करना पड़ रहा है, दैट इज रेजिस्टेंस। अब 2 एम्पियर करंट फ्लो कराने के लिए 2 वोल्ट अप्लाई करना पड़ा तो भी आपको डिवाइड करके निकालना पड़ेगा कि 1 एम्पियर फ्लो कराने के लिए कितना करना। रेजिस्टेंस मतलब 1 एम्पियर फ्लो कराने के लिए ना, समझ रही वंशिका? रेजिस्टेंस का मतलब पर एम्पियर करंट फ्लो कराने में कितना भी लगाना। रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि 2 एम्पियर करंट फ्लो कराने के लिए कितना भी लगाना, दैट इज नॉट रेजिस्टेंस। 2 एम्पियर करंट फ्लो कराने के लिए हमें 2 वोल्ट अप्लाई करना पड़ा, तो 2 एम्पियर करंट फ्लो कराने के लिए जितना वोल्टेज अप्लाई करना पड़ा वो रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस है हर 1 एम्पियर करंट फ्लो कराने के लिए कितना भी लगाना पड़ा, वो तो 1 ही रहेगा ना, ठीक है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V बाई I है ना, ओके, गेटिंग इट? दोबारा नहीं ना फंसोगे ऐसे। तो दैट इज द थिंग हियर, रेजिस्टेंस मैटर इज क्लियर। और साथ ही साथ ये जो फॉर्मूला आ गया ना, ये फॉर्मूला को ओम्स लॉ भी कहा जाता है कि V एंड I का रेशियो इज कांस्टेंट इक्वल टू द रेजिस्टेंस। कांस्टेंट ना, ये तार का V बाई I का रेशियो हमेशा 1 आने वाला है, तो इस तार का V बाई I का रेशियो हमेशा 10 आने वाला है। एक बार 10 आया तो बाकी सब में 10 आएगा। सो फार यू डू नॉट चेंज द फिजिकल डायमेंशन ऑफ इट। अब तुम पीट पीट के पतला कर दोगे इसको, तब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये गर्म हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा, लेकिन जब तक इसका फिजिकल डायमेंशन एंड टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग, तो वोल्टेज जितना गुना बढ़ाओगे करंट कुछ ऐसा ही बढ़ेगा कि इसका रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट आता रहेगा। मतलब V and I are directly proportional, their ratio is constant. So far the physical condition of the wire is not changed. उसे लंबा नहीं किया गया, उसे पतला नहीं किया गया, उसे गर्म नहीं किया गया, तो जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर कर रहा है वो सेम रहेगा। वोल्टेज बढ़ाते जाओ, करंट प्रोपोर्शनली बढ़ता जाएगा। वोल्टेज दुगना करोगे करंट भी दुगना हो जाएगा, वोल्टेज 10 गुना करोगे करंट भी 10 गुना हो जाएगा, बट देयर रेशियो विल रिमेन सेम, जिसे कि उसका मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस भी कहा गया है, क्योंकि रेजिस्टेंस सिर्फ फिजिकल पैरामीटर पर डिपेंड करता है, V और I पर नहीं। ओके, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला में V और I है, लेकिन V और I पर नहीं डिपेंड करता रेजिस्टेंस, क्योंकि उसका रेशियो फॉर अ गिवन वायर इज ऑलवेज सेम। रेजिस्टेंस बदलेगा उसका थिकनेस वगैरह बदलने पर, उसका लंबाई वगैरह बदलने पर, उसका टेम्परेचर बदलने पर, ठीक है। रेजिस्टेंस उसका जो है वही रहेगा टिल इट्स फिजिकल पैरामीटर इज नॉट चेंज। गेटिंग इट एवरीवन? समझ रहे बात को? तो ये
जो है इसे ओम्स लॉ भी कहते हैं, स्टूडेंट याद रखना। ओम्स लॉ इस बार सिलेबस में है नहीं तुम लोग को। ओम्स लॉ भी कहते हैं इसी बात को कि V और I फॉर अ गिवन तार is constant, that is V is directly proportional to I for a given resistor, ये ओम्स लॉ कहलाता है। 10th में हम लोग एक चैप्टर ही पढ़ेंगे जिस चैप्टर का नाम ही ओम्स लॉ है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी 10th में जो पढ़ेंगे ना, उस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे करके ओम्स लॉ है, ठीक है। मतलब ओम्स लॉ के बारे में बहुत कुछ वहां पढ़ेंगे। एंड मेनी न्यूमेरिकल्स आल्सो वी हैव टू डू related to this formula and the other formula I have taught you. ये सारा फार्मूला वहां काम आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ऑलमोस्ट द लास्ट टॉपिक वी हैव टू डू। किसी को कुछ कहना है यहां तक? हाँ रेसिका, एनी डाउट? तो उस टेबल में, जो टेबल हम चैप्टर का शुरुआत में बनाए थे, लास्ट कौन सा यूनिट जोड़े थे उसमें? करंट। करंट के बाद रेजिस्टेंस ही हुआ ना अभी। एडेड दैट। रेजिस्टेंस, उसके बाद क्या था? सिंबल। सिंबल इज कैपिटल आर। फिर क्या था? यूनिट। यूनिट इज ओम, OHM। सिंबल ये, ऑल्सो कॉल्ड वोल्ट पर एम्पियर। एक्चुअल यूनिट तो वोल्ट पर एम्पियर ही है, ओम तो ऑनर्ड यूनिट है। वैसे दोनों ही SI यूनिट है। SI यूनिट पूछेगा तो आप वोल्ट पर एम्पियर भी लिखोगे, पूरा मार्क्स मिलेगा। ओम लिखोगे, पूरा मार्क्स। लेकिन एक्चुअल यूनिट या डायमेंशनल यूनिट पूछ देगा तो वोल्ट पर एम्पियर ही लिखना है। वोल्ट पर एम्पियर एक्चुअल या डायमेंशनल यूनिट का, डायमेंशनल। आर यू गेटिंग दैट? वोल्ट पर एम्पियर डायमेंशनल यूनिट या एक्चुअल यूनिट। बाकी ये तीनों ही SI यूनिट है, तीनों बराबर ही है, तो SI यूनिट है। गेटिंग इट? और फिर क्या था फॉर्मूला? आर का फॉर्मूला हमने लिखा V/I, ठीक है। V/I। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस इन सीरीज, कुछ रेजिस्टर्स वायर सीरीज में कब कहना है? When the resistors are said to be in series। बिटा दें, उतार लिया सब, ऐड कर लिया टेबल में, बिटाए। हाँ रोशनी, दिवाली में कितना पैसा में आग लगाया? पता नहीं। पटाखा कितना का आया था नहीं याद है? भाई भी है ना, तब तो आया होगा पता। सिर्फ वही फोड़ते हैं ज्यादा। ये पटाखा फोड़ना कम करना चाहिए अब लोगों को। रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सीरीज में हम रेजिस्टेंस को कब करते हैं? जब कुछ तार, कुछ रेजिस्टर्स एक के बाद एक जुड़ा हुआ हो, ठीक है। इट्स नॉट कि फिजिकली देखने में एक के बाद एक जुड़ा हो। लुक, ये तो सीरीज का वन ऑफ द सिंपलेस्ट डायग्राम है। एक के बाद एक 3 रजिस्टर जोड़ दिया मैंने, तो हम कहेंगे कि ये तीनों सीरीज में। गेटिंग इट?
ये जरा तार का अरेंजमेंट देखो क्या किया मैंने, ये और ये इलेक्ट्रिकली नो डिफरेंस। हाँ ज्योमेट्रिकली ये तीनों पैरेलल सा दिख रहा है, बट इट्स नॉट। या ज्योमेट्रिकली पैरेलल है बट इलेक्ट्रिकली इट इज नॉट पैरेलल, स्टिल सीरीज है, एक के बाद एक जुड़ा है सब। समझ रही बात को? करंट को फ्लो होने का एकमात्र रास्ता है, जब तक आगे वाला आगे नहीं बढ़ेगा पीछे उसका जगह नहीं ले सकता। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। ऑल्टरनेटिव पाथ अगर हो जाता है ना करंट को आगे बढ़ने का, ये ऐसे एक इधर से चला गया एक इधर से चला गया, इस तरह का अरेंजमेंट हो गया तो ये पैरेलल का है। क्योंकि यहां जो चार्जेस आ रहा है उसमें से कुछ ऊपर के रास्ते से जा सकता है, कुछ नीचे के रास्ते जा सकता है। इधर ध्यान दो मेरे डायग्राम में, ये सिचुएशन कहलाता है पैरेलल। यहाँ पे कुछ चार्ज ऊपर के रास्ते से भागेगा, जो ऊपर के रास्ते से भागेगा वो नीचे से नहीं गुजरेगा, उसे नीचे से गुजरने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि चार्ज हमेशा एक पोटेंशियल से हायर टू लोअर की तरफ जाता है, रिटर्न बैक कभी नहीं। इट्स नॉट दैट कि यहाँ से जो चार्ज, मान लो कि 10 कूलम चार्ज यहाँ आया, वो 10 में से 4 ऊपर से चला गया, तो ऊपर से चला गया तो फिर वो बैटरी का दूसरा टर्मिनल की तरफ बढ़ जाएगा। 10 में से 4 अगर ऊपर से गया तो बचा कितना? 6 नीचे से जाएगा। वेल यहां तक 10 कूलम चार्ज प्रति सेकंड पहुंच रहा है, अगर 10 कूलम चार्ज पर सेकंड, करंट इज 10 एम्पियर, 10 कूलम चार्ज पर सेकंड। इस 10 में से 4 कूलम चार्ज ऊपर से भाग गया प्रति सेकंड, तो बाकी 6 नीचे से भागेगा, और यहां यूनाइट होकर के वापस 10 हो जाएगा, क्योंकि 4 इधर से आएगा प्रति सेकंड और 6 इधर से आएगा, यहां फिर से 10। बैटरी पर सेकंड जितना चार्ज छोड़ा उतना चार्ज वापस। मैंने बोला था कि बैटरी इन नो केस इज गोइंग टू प्रोड्यूस चार्ज, वो जस्ट चार्ज को एक मोशन देता है। जितना चार्ज पर सेकंड इधर से निकल रहा है उतना चार्ज पर सेकंड नेगेटिव टर्मिनल से रिसीव बैक हो, इसमें कम बेसी नहीं हो सकता। ये सिचुएशन पैरेलल का अलग है, और यहां पर दोनों जगह पे करंट अलग अलग है, कुछ चार्ज ऊपर से जा रहा है, कुछ चार्ज नीचे से जा रहा है। लेकिन यहां ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे हर एक तार से एक ही करंट गुजरने वाला है, क्योंकि जब तक आगे वाला चार्ज आगे नहीं बढ़ेगा पीछे वाला उसका जगह नहीं ले सकता। हम बार बार समझाएं, जब तक आगे वाला इलेक्ट्रॉन्स आगे नहीं बढ़ेगा पीछे वाला उसका जगह नहीं ले सकता। वहां पे हो सकता था वैसा, क्योंकि दो अलग अलग रास्ता था, यहाँ एक ही रास्ता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इसका रेजिस्टेंस कम है तो यहाँ ज्यादा करंट फ्लो करेगा, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ कम करंट फ्लो करेगा, ऐसा नहीं हो सकेगा। ये तीनों मिल करके एक खास रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, और यहाँ जो भी वोल्टेज है और ये तीनों का रेजिस्टेंस मिल करके एक खास ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर कर रहा है, तीनों मिल करके कुछ खास करंट को फ्लो होने देगा। इस केस में बड़ा कम करंट फ्लो करने वाला है कंपेयर टू, वहां से अलग अलग रास्ता हो गया, काफी ज्यादा करंट फ्लो करेगा उधर, और यहाँ सब मिल करके ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ा दिया, यहाँ कम करंट फ्लो करने वाले हैं। कैन यू फील दैट? यहां से जल्दी जल्दी करंट गुजर रहा है, इससे क्या फीलिंग आता है? इसका रेजिस्टेंस ऊपर वाला से कम है। कैन यू फील दैट? यहाँ 6 दिखाए ऊपर 4 दिखाए, इसका रेजिस्टेंस के बारे में क्या फीलिंग आता है? ये कम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर कर रहा है इसलिए इधर से जल्दी जल्दी भाग रहा है, वो ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर कर रहा है इसलिए इधर से धीरे भाग रहा है। वाटर का फ्लो, सॉरी, करंट का फ्लो को पाइपलाइन में वाटर का फ्लो से कंपेयर कर सकते हैं। ऐसा पाइपलाइन जिसमें पानी हर जगह भरा हुआ है, कोई लीकेज उकेज नहीं है और कोई खाली जगह नहीं है, कोई एयर बबल नहीं है, पानी भरा हुआ है। अब उसमें पानी फ्लो कर रहे हैं। लुक आई शो यू वन थिंग, जैसे यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा दिखा रहे हैं, यहाँ रेजिस्टेंस हम कम दिखा रहे हैं, यहाँ मॉडरेट दिखा रहे हैं सब कुछ, तो रेजिस्टेंस ज्यादा
पानी में रेजिस्टेंस ज्यादा है। पानी का फ्लो को अगर हम यहाँ चार्ज का फ्लो के बारे में बात कर रहे हैं ना, पानी का फ्लो से कंपेयर करते हैं, रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब पतला पाइप है, पानी को बहने में दिक्कत। रेजिस्टेंस थोड़ा कम मतलब कंपैरेटिवली वहां मोटा पाइप है। यहाँ रेजिस्टेंस और कम मतलब कंपैरेटिवली और मोटा पाइप है। यहाँ मोटा होने से क्या हो गया, अगर पर सेकेंड यहाँ पे पानी 2 लीटर पानी पर सेकेंड यहाँ से इंटर कर पाया है, तो क्या यहाँ मोटा है तो 10 लीटर निकलेगा। अरे इन ही 2 कर रहा है तो आउट 10, सॉरी इन ही 2 कर रहा है तो आउट 2 से ज्यादा कैसे हो सकता। एक सिंगल लाइन है, एक सिंगल लाइन है। तार कहीं भी पतला या मोटा हो, ये मोटा सा पाइप है, यहाँ बीच में पतला कर दिए, आखिरी में मोटा कर दिए, खूब ज्यादा मोटा कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है इन सब बातों से। इसका मॉडरेट रेजिस्टेंस है, इसका बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, और इसका बहुत कम रेजिस्टेंस है। ये सिचुएशन, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा पानी को बहने में दिक्कत करेगा, रेजिस्टेंस बहुत कम, बहुत बड़ा पाइप है, जितना पानी जाना चाहता है जा सकता है, लेकिन आएगा तब ना जाएगा। यहां से अगर तुम प्रति सेकेंड 2 लीटर पानी ही इन करा पा रहे हो, एक्चुअली ये पानी को बढ़ने देगा तब ना इन करा पाओगे। मैंने बोला पानी भरा हुआ है, अब कुछ और एडिशनल डाल रहे हैं, उतना ही डल पाएगा जितना यहाँ से आगे बढ़ेगा, और जितना यहाँ से आगे बढ़ेगा उतना ही आउट हो पाएगा एंड में। यहाँ से 2 लीटर पानी ही पर सेकेंड अगर आगे बढ़ रहा है तो यहाँ से भी 2 ही इन कर पाएगा, और यहाँ से भी 2 ही पर सेकेंड आउट होगा। मोटा है तो ज्यादा नहीं हो जाएगा, होगा क्या। ये है सीरीज जैसा सिचुएशन। हर जगह से पानी, हाँ पतला करने से पानी का स्पीड जरूर ज्यादा दिखेगा, लेकिन अमाउंट ऑफ वाटर मूविंग अहेड पर सेकेंड विल बी सेम। जितना यहाँ इन कर रहा है उतना ही यहाँ से भी आगे जा, ठीक है। यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, वो तेजी से मॉलिक्यूल्स आगे जाता हुआ फील होगा, यहाँ थोड़ा स्लोली मूव करता हुआ नजर आएगा, लेकिन अमाउंट ऑफ वाटर मूविंग अहेड पर सेकेंड हर जगह सेम होगा, स्पीड में डिफर। जैसे गार्डन में पानी बटाने के समय में पाइप का मुंह दाब देते हैं, क्या होता है, पानी का स्पीड बढ़ जाता है। लेकिन नल से जितना पानी पाइप में इन कर रहा है पर सेकेंड, उतना पानी यहाँ से पर सेकेंड क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। आप छोड़ दो या दाब दो, दोनों समय ऑलमोस्ट सेम पानी ही आउट होता रहता, जितना नल से इन हो रहा उतना आउट हो। एकमात्र रास्ता है तो हर जगह सेम ही होगा, चाहे मुंह पतला हो या मोटा, जितना इन कर रहा उतना आउट हो। लेकिन ऑल्टरनेटिव पाथ का मतलब, ऑल्टरनेटिव पाथ का मतलब हो गया पैरेलल। जैसे 2 अलग अलग पाइपलाइन हो जाए, एक मोटा सा पाइप था, यहां से 2 अलग अलग पाइपलाइन बन गया, एक इधर के लिए, एक पाइपलाइन इधर हो गया, और एक पाइपलाइन इधर हो गया। इधर वाला थोड़ा पतला, इधर वाला थोड़ा मोटा। डायग्राम समझ रहे हो, 2 पाइप है, एक पाइप ऊपर से गया, एक पाइप नीचे से गया। अब यहां से मान लो कि 4 लीटर पानी पर सेकेंड इन कर रहा है, या 10 लीटर का जैसा एग्जांपल लिए थे 10 कर देते, 10 लीटर पानी पर सेकेंड इन कर। इस 10 लीटर में से 4 लीटर ऊपर से गया तो 6 लीटर नीचे से गया। यहाँ अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ 10 है तो यहाँ से वापस 10 ही होगा। ऊपर वाला रास्ता से 4 लीटर प्रति सेकंड आगे बढ़ रहा है, तो इधर वाला रास्ता से 6 लीटर पर सेकंड आगे जा। गेटिंग इट। ये है पैरेलल सिचुएशन। पानी का फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो को कंपेयर कर सकते हैं। ये है पैरेलल सिचुएशन, 2 अलग अलग रास्ता पानी को फ्लो होने का,
दो अलग अलग रास्ता चार्जेस को फ्लो होने का, ऐसा सिचुएशन है जो दे आर रिफर्ड टू बी पैरेलल। और एक ही रास्ता है, कहीं मोटा कहीं पतला, कहीं हाई रेजिस्टेंस कहीं लो रेजिस्टेंस, एक ही रास्ता है, एक के बाद, तो सब में करंट मजबूरन सेम होने वाला है। और ऐसा केस में रेजिस्टर्स को हम कैसा कनेक्शन में करते हैं, सीरीज कनेक्शन, ठीक है, एंड टू एंड जुड़ा हुआ है। एज आई एक्सप्लेन्ड, देखने में फिजिकली पैरेलल होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ देखने में फिजिकली पैरेलल हो गया, लेकिन है अफेक्टिवली क्या है, क्या ये अफेक्टिवली सीरीज, एक ही रास्ता है। ओके, जस्ट लाइक पाइपलाइन को भी ऐसे ऐसे जिग जैग घुमा सकते हैं, एक ही रास्ता, यहाँ अलग अलग नहीं हो सकता अभी। ओके, गेटिंग इट? ये भी सीरीज, सीरीज, ये पैरेलल। तो जिस ढंग से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें हम सीरीज का क्या डेफिनेशन, कुछ रेजिस्टर्स को हम सीरीज कनेक्शन में तब कहेंगे जब वो एंड टू एंड कनेक्टेड है इन सच अ वे दैट कि वो करंट को फ्लो होने का सिर्फ एक सिंगल पाथ प्रोवाइड करे। और यहाँ कुछ रेजिस्टर ऐसे जुड़े हुए हैं ताकि वो करंट को फ्लो होने का ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करे, अलग अलग रास्ता दे करंट को फ्लो होने का, फ्रॉम वन पोटेंशियल टू अनदर पोटेंशियल। ठीक है, कौन से काम, फ्रॉम वन पोटेंशियल टू अनदर पोटेंशियल, करंट को जाने का अलग अलग रास्ता अगर प्रोवाइड करे तो वो अलग अलग पाथ पैरेलल कहलाएगा। ठीक है, और एक ही पाथ में अलग अलग पाथ आपस में, शब्द क्या बोला सुना, एक ही पाथ, PATH, पाथ, रास्ता का अलग अलग हिस्सा सीरीज में है। ठीक है, तो राइट माय डेफिनेशन ऑफ सीरीज, बुक का भी पढ़ देंगे। When some resistors are connected, when some resistors are connected, when some resistors are connected one after another, when some, 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 when some resistors are connected, when some resistors are connected one after another, एक के बाद एक, in such a way that, in such a way that in such a way that they provides, in such a way that they provides a single path for the flow of current. They provide a single path for the flow of current, comma, then they are said to be in series connection. Then they are said to be in series connection. Got it? Got it, everyone? Repeat. Stuti. Sneha. When some resistors are connected one after another in such a way that they provide a single path for the flow of current, then they are said to be in series. Good. Repeat. When some resistors are connected one after another in such a way that they
provide a single path for the flow of current, then they are said to be in series. Good. Ananya, repeat the answer. Ananya, Samia, anyone online, repeat the answer. Series का definition जो लिखाया मैंने. I'm audible to you all. Hello. हेलो, मेरा आवाज आ रहा है आप लोग तक? यस सर. हाँ, रिपीट करो वो आंसर जो लिखवाए हम. रिपीट विद समवन. नहीं लिखा? ना बार हम बोले थे लिखना चाहिए था ना. I repeat, when some resistors are connected in series, are connected one after another in such a way that they provide a single path for the flow of current, then they are said to be in series. इस रिकॉर्डिंग हो गया है. क्लास के बाद वापस से प्ले करके सुन लेना और लिख लेना. रजिस्टर और कंडक्टर एक ही मत. ठीक है, रजिस्टर या कंडक्टर बोथ आर सेम एक्सैक्टली. ठीक है, कंडक्टर मतलब भी वो जो इलेक्ट्रिसिटी अलाउ करे, रजिस्टर मतलब भी वो जो करंट मतलब चार्ज का फ्लो अलाउ करे. ठीक है, रेजिस्टेंस तो सब में होता है. सिल्वर वायर में भी रेजिस्टेंस है, निक्रोम वायर में भी रेजिस्टेंस. कंडक्टर या रजिस्टर, इट मेक नो डिफरेंस. क्या कभी कंडक्टर बोल दिया, कभी रजिस्टर बोल दिया, कभी वायर बोल दिया, है ना? तीनों सेम ही है. अच्छा, रेजिस्टेंस एंड रजिस्टर में अंतर तो है. रजिस्टर हो गया डिवाइस और रेजिस्टेंस हो गया जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर कर. ठीक है, जैसे हम इसका नाम दे दें ए बी सी, तो रजिस्टर ए हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, रजिस्टर बी हैव रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम, रजिस्टर सी हैव रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम. तो रेजिस्टेंस 2 ओम, रजिस्टर सी, रजिस्टर समान का नाम होगा और रेजिस्टेंस उसका क्वालिटी हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया कि कितना ऑब्स्ट्रक्शन वो ऑफर कर. तो रजिस्टर और रेजिस्टेंस ये थोड़ा छोटा सा. ठीक है, रजिस्टर ये फिजिकल सामान का ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को रजिस्टर कर रहे हैं, और जो चार्ज को बहने में दिक्कत क्रिएट कर रहा है उसे रेजिस्टेंस कह रहे हैं, जितना दिक्कत कर रहा है. ठीक है, रजिस्टर बी हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम. दैट्स द सेंटेंस. ठीक है, when some resistors are connected one after another in such a way that they provide a single flow of current, then they are said to be resistor. भी चलेगा, रेजिस्टेंस भी चलेगा. एनी प्रॉब्लम? अब हमें करना है प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीरीज कनेक्शन. सीरीज कनेक्शन का प्रॉपर्टी. तो लुक, फीलिंग तो समझ गए, सीरीज कब कहेंगे. पैरेलल से डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने पैरेलल भी थोड़ा सा छोटा इंट्रोडक्शन पैरेलल का दे दिया. बाकी डिटेल में डेफिनेशन वगैरह लिखा के करूंगा बाद में. अब प्रॉपर्टी को डिस्कस करने से पहले कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ ऑब्जर्व करो पहले, कुछ सुनो, समझो, सोचो. लेट ऑब्जर्व समथिंग. एक बैटरी मैंने लिया, 2 वोल्ट 6 वोल्ट जितना का भी है मेरे पास, 9 वोल्ट का एक बैटरी लिया. ठीक है, 9 वोल्ट का
एक्सेल लिया मैंने, वो माइक वगैरह में जो एक्सेल लगता है ना इतना बड़ा, 9 वोल्ट का होता है। आई होप आप लोग पढ़े होंगे, कभी लिखा रहता है, नहीं पढ़े तो कभी हाथ लगे, यू कैन रीड इट। उसमें 9 वोल्ट लिखा रहता है। मान लो उस ढंग का एक बैटरी ले लिया। पेंसिल बैटरी जो होता है वो 1.5 वोल्ट का, और माइक वगैरह में जो लगता है वो 9 वोल्ट का होता है। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसा रहता है, जो सुन रहा है। तो उस ढंग का एक 9 वोल्ट का बैटरी ले लिया और कोई बल्ब ले लिया, जोड़ दिया, ठीक है। डायरेक्ट एक सिंगल बल्ब को ऐसे जोड़ दिया, अच्छा खासा ब्राइट जलेगा ये, इट विल ग्रो क्वाइट ब्राइटली। अकेले जोड़ा ना। अब क्या करते हैं, फिर से बैटरी वही लेते हैं 9 वोल्ट वाला, और इसमें 2 बल्ब को एक के बाद एक जोड़ देते हैं, दैट सीरीज कनेक्शन। क्या उम्मीद करते हो यहां पे जो ब्राइटनेस होगा, ओके, उससे ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा या कम? पहले से कम ब्राइटली, इट विल ग्लो लेस ब्राइटली। क्यों? क्योंकि एक तरह से टोटल ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ गया। ये अकेले जितना करंट को फ्लो होने दे रहा था, दो ठो मिल करके रेजिस्टेंस जस्ट डबल हो गया। यहाँ पे जितना भी करंट फ्लो किया होगा, मान लो कि यहाँ इस समय 4 एम्पियर करंट फ्लो किया होगा या 6 एम्पियर फ्लो किया होगा, 2 जोड़ दिया ना, करंट हटके हो गया 3 एम्पियर, क्योंकि रुकावट जस्ट डबल कर दिया आपने। करंट सिर्फ 3 एम्पियर फ्लो करने लगा। अब करंट अगर सिर्फ 3 एम्पियर फ्लो करने लगा तो अंदर कोलिशन फ्रिक्शन का जो नंबर था पर सेकंड वो घट गया ना, डिम हो जाएगा। टोटल ब्राइटनेस भी अगर देखोगे तो वो भी कम होगा। ये अकेला जितना ब्राइट था, ये दो मिल के टोटल उतना ब्राइट नहीं होगा, दोनों मिल के भी उतना ब्राइट नहीं, ठीक है। क्योंकि पर सेकंड यहाँ जो वर्क हो रहा है, वर्क हम समझाए थे, इन दोनों का प्रोडक्ट है पर सेकंड। 1 कूलम चार्ज यहां से यहां जाएगा तो 9 जूल वर्क करेगा, और प्रति सेकंड 6 जा रहा था। तो बात को समझो, 1 कूलम चार्ज 9 वोल्ट इज इंडिकेटिंग व्हाट? 9 जूल पर कूलम ना, राइट? मतलब 1 कूलम चार्ज गुजरेगा 9 जूल वर्क करेगा, और यहां पर सेकंड 6 जा रहा था, तो पर सेकंड 9 इंटू 6 कितना? सुनाई नहीं दे रहा हमको। 50 पर सेकंड 54 जूल लाइट एनर्जी यहां प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ टोटल का भी बात करें ना, तो 1 कूलम चार्ज दोनों को क्रॉस करेगा, यहां से यहां पहुंचेगा तब 9 करेगा। अकेले इसके अक्रॉस 9 थोड़ी ना, पूरा के क्रॉस। बात को समझो, तो पूरा यहां से यहां आएगा तब वो 9 करेगा, मतलब 4.5 इसके अक्रॉस, 4.5 इसके। अब इक्वल इक्वल बटेगा कि नहीं वो भी नहीं माने, वो तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड। अगर एक का रेजिस्टेंस कम एक का ज्यादा है तो अनइक्वल भी हो। लेकिन जो भी, अगर 9 और करंट 3 है तो 1 कूलम चार्ज पूरा यहां से यहां आएगा, तो टोटल तो 9 जूल वर्क करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ही है कि 1 कूलम चार्ज यहां से यहां आएगा तो 9 जूल वर्क, और प्रति सेकंड सिर्फ 3 फ्लो कर रहा है, तो पर सेकंड कितना वर्क होगा? दोनों को मिला के भी पर सेकंड सिर्फ 27 होगा, और दोनों अगर इक्वल रेजिस्टेंस का है तो 27 का आधा आधा दोनों का। ये अकेला जितना ब्राइट है, ये दोनों मिलके उतना ब्राइट नहीं होगा। सीरीज में 2 बल्ब को ऐसे जोड़ दोगे, ब्राइटनेस बहुत घट जाता है। ये अकेला जितना ब्राइट था, ये दोनों मिलके उतना ब्राइट नहीं हो रहा है। 27 का भी आधा एक का होगा ब्राइटनेस, कहाँ 54 और कहाँ 27 का आधा, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 13.5 दिस, ठीक है। वेल, इससे 4 गुना घट गया है, कैन यू नोटिस दैट? 1/4
हो गया। खैर ये सब एनर्जी के बारे में जब ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे, फिलहाल हमको खाली सीरीज और पैरेलल के बारे में बातचीत करना है। खैर इतना तो समझ आ रहा है कि करंट घटा है, ब्राइटनेस अच्छा खासा घट गया। फिलहाल इन सबको छोड़ो। रेजिस्टेंस डबल हुआ, करंट घट गया, बत्ती डिम हो गया, पहले से डिम हो गया। एक और जोड़ दिए, क्या होगा? पहले से और डिम हो जाएगा, करंट अब सिर्फ शायद 2 एम्पियर हो जाएगा, यहां से 1/3। रेजिस्टेंस 3 गुना बढ़ा दिए, करंट 3 गुना कम हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ गया ना। तो सीरीज में एक फीलिंग है कि ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ रहा है और करंट फ्लोइंग इन द सर्किट घट रहा है, करंट कम फ्लो हो रहा है, सारी बत्तियां डिम होते जा रही हैं, लेस एफिशिएंट काम कर रहा है, नॉट वर्किंग नाइसली। ठीक है, घर में कोई भी चीज सीरीज में नहीं जुड़ा होता है, जैसे बल्ब बल्ब जो रहता है ना घर में, सब पैरेलल है एक दूसरे से, तभी तो तब एक का जलना या ना जलना दूसरा को कोई अफेक्ट नहीं करता। एक ऑन करो या ऑफ करो, दूसरा का ब्राइटनेस में कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे नहीं होता। ऐसे अगर होगा तो जितना बत्ती जलाते जाओगे और डिम होता जाएगा। गेटिंग इट? टोटल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, मेन सर्किट में ही करंट घट जा रहा है। अब इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम हो रहा है, सबका ब्राइटनेस घट गया, बैटरी ही कम कंज्यूम हो रहा है। तो सीरीज का थोड़ा फीलिंग समझ रहे हो क्या हो रहा है? ये ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ा दे रहा है, सर्किट में करंट घटा दे रहा है। वेल लेकिन 1 कूलम चार्ज यहां से यहां आएगा तो स्टिल 9 जूल ही वर्क कर रहा है, थोड़ा थोड़ा सबके क्रॉस। पहले पूरा का पूरा 9 यहां हो रहा था, अब थोड़ा थोड़ा बढ़ गया करंट, लेकिन सबके थ्रू से 2 एम्पियर तो तीनों में 2 एम्पियर, 3 एम्पियर तो दोनों में 3 एम्पियर, 6 एम्पियर इस सर्किट का हर एक पार्ट में करंट 6 ही है। ओके, तो सीरीज का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी होता है कि करंट हर पार्ट में सेम है। तो बोले कि सर करंट सेम कहाँ है, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, सर्किट अलग है। एक सर्किट में करंट सब जगह सेम है, तो हम कह रहे हैं, थोड़ी ना बोल रहे हैं अलग अलग सर्किट में करंट सेम होता है। ये सर्किट अलग है, 2 ही बल्ब का सर्किट है, ये 3 बल्ब का सीरीज सर्किट, करंट तो अलग हो गई। आई एम टेलिंग कि एक सर्किट में जितना भी रेजिस्टर सीरीज में है सबके थ्रू सेम करंट गुजरेगा, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। गेटिंग इट? एक सर्किट में जितने भी रेजिस्टर सबके थ्रू सेम करंट गुजरेगा। इसके थ्रू 2 कूलम चार्ज पर सेकंड आगे जा रहा है तो इसके थ्रू भी 2 कूलम चार्ज पर सेकंड आगे जा रहा है, इसके थ्रू भी 2 कूलम चार्ज पर सेकंड, क्योंकि जब तक आगे वाला चार्ज आगे नहीं बढ़ रहा है पीछे वाला उसका जगह नहीं ले सकता, एकमात्र रास्ता है। तो करंट हर एक बल्ब के थ्रू 2-2 एम्पियर। एनी प्रॉब्लम? अंशिका खो जाती है ड्राइंग करने में, क्या क्या ड्राइंग करती है। समझ रही है या बोर हो रही है? हाँ वंशु, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीरीज सर्किट लिखो। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। बुक में है आई नो, बट माय वर्डिंग्स विल बी लिटिल डिफरेंट। अब बुक में 3 ही है, हम 4-5 प्रॉपर्टी लिखवाएंगे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका डेफिनेशन का भी हिस्सा है, कि करंट इन
all the resistors in series are same. Write it. Current in register. Current in all the resistors in series are same. Current in all the resistors in series are same. सभी के थ्रू सेम करंट गुजरेगा, क्योंकि जब तक आगे वाला चार्ज आगे नहीं बढ़ेगा पीछे वाला जगह नहीं ले सकता। मैंने यहाँ टाइम है सेट। ठीक है, तो सीरीज में हर एक रजिस्टर में करंट सेम होगा। आई एम नॉट टेलिंग कि यहाँ और यहाँ सेम होगा, ये अलग है। एक सर्किट का बात करो, इसमें 3 रजिस्टर है, तीनों में करंट सेम, 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर। करंट सभी के थ्रू सेम होगा। गेटिंग इट? गुड। दूसरा बुक का पहला पॉइंट लिख सकते हो। सम टोटल ऑफ द रेजिस्टेंस इन सीरीज इंक्रीजेस विथ नंबर ऑफ रजिस्टर्स। लिख लो, कॉपी में लिखने से याद होगा, सेम है बुक से, लेकिन लिख लो। आई रिपीट, सेकेंड नंबर में बुक का फर्स्ट पॉइंट लिख लो। सम टोटल ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। कैन यू फील दैट हियर? इस में समझ आ रहा है? ये जो सेकेंड हम लिखवा रहे हैं, सम टोटल ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ गया, रुकावट बढ़ गया, तब ना करंट घट गया। करंट का घटना इंडिकेट करता है कि ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ गया है। उतना ही वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं, फिर भी करंट घट क्यों गया? रुकावट बढ़ गया है, चार्ज को बहने से रोकने वाला ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ गया। एंड दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग, सम टोटल ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, कोई दिक्कत? सो बुक का सेकेंड पॉइंट को थर्ड में लिख लो। आई विल कम टू दैट, पहले इतना करो। आगे क्या लिखा है? पोटेंशियल डिफरेंस रिमेनिंग सेम, करंट इन सीरीज डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ रेजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस देखो सेम रखे थे, तो करंट क्या होता गया? घटता गया, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ रजिस्टर बढ़ाएं। सेकेंड पॉइंट को भी लिख लो कॉपी में। तो पोटेंशियल डिफरेंस रिमेनिंग द सेम, ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस को सेम रखना है। द करंट इन द सीरीज सर्किट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ रजिस्टर। जस्ट इसके पीछे वाला पॉइंट इसका कारण है। समझो बात को, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट तो घटेगा ना। टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का बढ़ रहा है तो अब कम करंट फ्लो कर पाएगा, राइट? दूसरी बात, सीरीज में सारा का सारा एक साथ काम करता है। कोई भी एक बल्ब अगर फ्यूज हो गया तो कैन यू अंडरस्टैंड क्या होगा? सबका सब बंद होगा, क्योंकि कोई भी एक बल्ब फ्यूज हो गया तो सारा चार्ज जहां का तहां रुक जाएगा। आगे वाला भी जहां का तहां रुक जाएगा, पीछे वाला भी जहां का तहां। हम बार बार समझा रहे हैं, वो मार्वल वाला एग्जांपल, हर जगह चार्ज भरा हुआ है। अब यहां से चार्ज को आगे बढ़ने का जगह ही नहीं है, तो पीछे वाला भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, सब जहां का तहां रुक जाएगा। तो बुक में जो थर्ड पॉइंट लिखा है वो यही है कि सारे के सारे एक साथ काम करते हैं। अगर कहीं भी तार कट जाए, बल्ब के अंदर, बल्ब के बाहर, पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, व्हाटएवर, कहीं भी तार कट जाए तो कोई भी काम नहीं करेगा। तो बुक का वो तीसरा पॉइंट भी उतार लो कॉपी में। उसके बाद के 2 और एक्स्ट्रा पॉइंट है वो मैं लिखवाऊंगा, कॉपी इट फर्स्ट।
all the element in series work simultaneously. Copy it. Okay. All the element, bulb, register, एक ही है. All registers in series circuit work simultaneously. If the circuit is broken anywhere, कहीं भी तार कट जाए, यहाँ शुरू में कट जाए, एंड में कट जाए, कोई बल्ब के अंदर का तार कट जाए, कहीं भी तार कट जाए. If the circuit is broken anywhere, none of the element will work. कोई भी डिवाइस काम नहीं करेगा. If the circuit is broken anywhere, none of the device will work. या current will stop everywhere. सभी जगह का करंट रुक जाएगा, है ना. None of the device will work मतलब current will flow, stop everywhere. सभी जगह का करंट रुक जाएगा. Getting it? Well, बुक का जितना पॉइंट था उसको डिस्कस कर दिए. जो एक्स्ट्रा करना है वो हम अगला क्लास करेंगे. कुछ और एग्जांपल मुझे देना है, देन आई विल डू दैट एक्स्ट्रा पॉइंट. आज यही कंक्लूड कर रहे हैं. चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, so you all please see the question answers and be ready with your doubts. Not this sentence. बैच में क्या करता है? अगला सेंटेंस चिल्ड्रंस डे ऐसा ही बोल दिया. कोई दिक्कत नहीं. I will give the question paper along with chocolate. Next chapter we will see. Yes, अगला संडे.